अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मालूमाती, तारीखी और मुल्की इन्वान की एक वीडियो के साथ हाजिर हूँ। कुछ दिन पहले सैलाब आया जिसने खूब तबाही मचाई और इस तरह तारीख में हमने पाकिस्तान में बहुत से सैलाब फेस किए हैं। तबाही मचाते हैं, लाखों क्यूसेक पानी आता है, तबाही मचाता हुआ समंदर पूर्त हो जाता है। जिसके मैं पिछली वीडियो में तज़किरा कर चुका हूँ, इसी चैनल पे आप इसको देख सकते हैं। उस वक्त भी मैंने ये सवाल उठाया, अब भी मैं आप लोगों से एक सवाल उठाता हूँ कि हमने इन सैलाबों से क्या सीखा। क्या हमने इमदाद मांगने के अलावा कुछ और सीखा? क्या हमने इमदाद मांगने के अलावा कोई और कोशिश की कि नेक्स्ट टाइम हम ऐसा कोई इक़दाम करें, ऐसा कोई प्लान बनाएं कि ये प्रॉब्लम्स हमें फेस करने तो पड़े अगर, लेकिन इतनी इंटेंसिटी से ना फेस करने पड़े। आफात आती है, आफात हर जगह आती है, लेकिन बात होती है कि आप उन आफात से कैसे निपटते हैं, आप उनके लिए कैसे फ्यूचर प्लानिंग करते हैं, कैसे तैयारी करते हैं। हम आफात को कम करने के लिए हम पाकिस्तान ने क्या किया, ये एक क्वेश्चन है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जिस पर बात लाजमन होनी चाहिए। यही वक्त है, वरना इसी तरह सैलाब आते रहेंगे और हमें तबाह करते रहेंगे। बहरहाल आज मैं उसी से रेलेवेंट एक मौजू पर बात करने जा रहा हूँ जिसका नाम है काला बाग डैम। हमने देखना है कि काला बाग डैम के बारे में हिस्ट्री क्या है, काला बाग डैम इशू कैसे बना, काला बाग डैम के बनाने के फ़ायदे क्या हैं, तमाम बातें और दूसरे सूबे जो काला बाग डैम पर एतराज़ करते हैं वो एतराज़ क्या है, उनके क्या रिजल्ट, क्या कंक्लूजन बनता है, इस पर हम इंशाल्लाह इस पूरी वीडियो में बात करनी है। तो इसलिए मेरे साथ रहिएगा। सबसे पहले काला बाग डैम बनाने की जो बात की जाती है, हम इसकी स्पेसिफिकेशन देखते हैं। स्पेसिफिकेशन में सबसे पहली बात देखते हैं, ये हाइड्रो इलेक्ट्रिक डैम है, यानी कि इसमें पानी के जरिए से बिजली बनाने का हमारे पास एक जरिया है। इसकी बुलंदी 83 मीटर और लंबाई 500 मीटर होगी। ये तकरीबन 1,10,500 स्क्वायर मीटर का इलाका घेरेगा और इससे जो बिजली पैदा की जाएगी उसकी सलाहियत होगी 3600 मेगावाट, यानी कि बहुत बड़ी अमाउंट यहाँ से बिजली की हासिल की जा सकती है, जो आजकल हमारा इशू है जो हम लोड शेडिंग में देखते हैं। बहरहाल इस डैम से सैलाब की तबाहकारी कम की जा सकती है और बिजली पैदा की जा सकती है और इससे हमारे काफ़ी मसाइल का हल हो सकता है। लेकिन हम अभी आगे देखते हैं क्या इशू क्या है, क्या वजूहात है, तो हम अभी इस पर रिजल्ट पे नहीं पहुँचते। बहरहाल 1979 में, यानी कि जुल्फ़िकार अली भुट्टो के दौर में, हुकूमत ने UNDP की मदद से $25 मिलियन की से काला बाग डैम की एक मुकम्मल फिजिबिलिटी रिपोर्ट तैयार करवाई और इसके लिए सोवियत यूनियन यानी कि रशिया वालों को दरख्वास्त भी की, लेकिन उन दिनों अफगानिस्तान के इशू चल रहा था, इसलिए उन्होंने इनकार कर दिया। फिर वर्ल्ड बैंक से रजू किया गया तो वर्ल्ड बैंक ने इस चीज़ को हामी भर ली और इस दौरान बाकायदा सेंट्रल डेवलपमेंट वर्किंग पार्टी ने बगैर किसी एतराज़ के काला बाग डैम को मंजूर कर दिया। यानी कि अब ये बात नोट कर लें कि जुल्फ़िकार अली भुट्टो के दौर तक काला बाग डैम पर कोई इशू नहीं था। ज़ियाउल हक के दौर से पहले किसी किस्म का काला बाग डैम पर कोई इशू नहीं था। मुकम्मल हुकूमती लेवल पर, सूबाई लेवल पर हर तरह से उसको अप्रूव कर लिया गया था। इशू कब बनता है वो हम बाद में बात करते हैं इंशाल्लाह। इसके बाद हाँ जी, काला बाग डैम के फ़वायद की बात करते हैं पहले, फिर इसके बाद हम बात करेंगे इशू कैसे बना। तो इसके फ़वायद में 2014 में नस्र यूनिवर्सिटी के कुछ स्टूडेंट्स ने काला बाग डैम पर एक रिपोर्ट तैयार करते हैं जो आपको नेट पे अवेलेबल है, आप उसको देख सकते हैं। उनके मुताबिक वो कहते हैं कि इस डैम की तमीर से $4 बिलियन एनर्जी की मद में पाकिस्तान को सेविंग हो सकती है। $132 बिलियन नहरी निज़ाम की मदद से सेविंग हो सकती है और $4 बिलियन एनर्जी की मद में आपको बच सकते हैं। सैलाब के नुकसानात में तकरीबन $45 बिलियन हमें बचेंगे। इसी तरह यानी कि हर साल पाकिस्तान में इस एक डैम से $20 बिलियन की बचत होगी और इस डैम की कीमत जितने पैसे लगेंगे, जितने अरबों डॉलर लगेंगे, वो तमाम 8 से 9 साल के अरसे में पूरे हो जाएंगे। यानी कि इस डैम से हमें नहरी निज़ाम में तरक्की कर सकते हैं, इस डैम से हम सैलाब से बचाव के लिए हेल्प ले सकते हैं और इस डैम के ज़रिए से हम बिजली पैदा करके अपने एनर्जी क्राइसिस को रिजॉल्व कर सकते हैं। हाँ जी, दरियाए सिंध में लाखों क्यूसेक पानी ज़ाया होता है, उस पानी को सेव किया जा सकता है।
बशीर ए मलक, मैं यहाँ पर एक आदमी का तस्करा करने जा रहा हूँ, बशीर ए मलक, जो कि फार्मर चीफ टेक्निकल एडवाइजर टू यूनाइटेड नेशन एंड वर्ल्ड बैंक है। वो कहते हैं कि अगर कालाबाग डैम ना बना तो केपीके और सिंध की लाखों एकड़ की जमीन बंजर हो जाए। आपका केपीके के वज़ीर आला शमसुल मुल्क कहते हैं कि कालाबाग डैम केपीके की गरीबी को कम कर सकता है। इससे दरियाए सिंध से वो ज़मीनें जो कि 100 से 150 फुट ऊंची तक हैं, उनको पानी मुहैया किया जा सकता है। और वो ज़मीनें तकरीबन कितनी हैं? 8 लाख एकड़ के करीब हैं, जिनको भी पानी मुहैया नहीं हो रहा, इसलिए बंजर पड़ी है। रिपोर्ट्स के मुताबिक कालाबाग डैम से 6.5 मिलियन एकड़ फीट पानी मुहैया होगा, जो कि उन 7 मिलियन एकड़ ज़मीन को फराहम किया जाएगा जो बंजर पड़ी है। यानी कि कालाबाग डैम से इस हद तक फसलों के लिए, ज़राअत के लिए फ़ायदा है। बहरहाल हम अक्सर लोग क्लेम करते हैं कि भाषा डैम कालाबाग का नेमुल बदल है, इसलिए इस पर काम भी शुरू करवा दिया गया है। लेकिन यहाँ पर एक बात याद रखें, भाषा डैम कालाबाग डैम का नेमुल बदल नहीं है। वो एक अच्छा प्रोजेक्ट है, लेकिन वो कालाबाग डैम का बिल्कुल नेमुल बदल नहीं है। कैसे? कालाबाग डैम नीचे है, जबकि भाषा डैम उससे ऊंचाई पर है। अब जो डैम ऊंचाई पे है, वहाँ से नहरें नहीं निकाली जा सकती, वहाँ पानी स्टोर हो सकता है, वहाँ से बिजली बना सकते हैं, लेकिन वहाँ से वाटर मैनेजमेंट यानी कि ज़राअत के लिहाज से, एग्रीकल्चर के लिहाज से नहीं की जा सकती। उसकी पानी की स्टोरेज भी कम है और उससे बिजली की पैदावार भी कम है, जबकि इसकी निस्बत कालाबाग डैम के फ़ायदे बहुत ज़्यादा हैं। बहरहाल अब आगे चलते हैं तो बात करते हैं, जैसे कि मैंने आपको पहले बताया कि जुल्फ़िकार भुट्टो के दौर तक कालाबाग डैम का फैसला मुतफ़क्का तौर पर हो चुका था। अयूब खान के दौर में भी कालाबाग डैम और तरबेला डैम दोनों नाम आए थे, लेकिन किसी बगैर कोई ये नहीं था, कोई इशू था। तरबेला डैम को प्रेफर किया गया, उसको तामीर किया गया, कालाबाग डैम को नहीं तामीर किया गया। ये इतना बड़ा इशू नहीं था, लेकिन जुल्फ़िकार भुट्टो के दौर तक इसको अप्रूव किया जा चुका था कि हमने नेक्स्ट इसी डैम को तामीर करना। अब इशू बना कब? इशू बनता है ज़िया-उल-हक़ के दौर में। कैसे बनता है जी? सियासी स्कोरिंग करने के लिए, अपनी इस्टेब्लिशमेंट को, अपनी हुकूमत की बढ़ोतरी करनी थी, उसके लिए चालें चली जाती हैं, सियासी चालें चली जाती हैं, और कालाबाग डैम जो इशू नहीं था उसको बना दिया जाता है। और इस शिद्दत से इशू बनाया जाता है कि लोगों के अज़हान में इतनी शदीद नफरत बनाई जाती है कि कालाबाग डैम की बात की जाती है तो मुल्क तोड़ने की बात समझी जाती है और मुल्क तोड़ने की बातें सुनाई देती हैं। 2010 के सलाह में जो पीपल पार्टी की हुकूमत थी, आसिफ अली ज़रदारी सदर था, उस वक्त जब सैलाब शदीद आया, जिसका तज़किरा मैंने पिछले एक वीडियो में किया हुआ है, लाजमी सुनिएगा। उस शदीद सैलाब के दौरान जब यूसुफ ज़रदारी गिलानी, जो कि वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान थे, वो कहते हैं कि अगर कालाबाग डैम होता तो इतना नुकसान ना होता। उसने सिर्फ जस्ट ये बात की थी, एक प्रेस स्टेटमेंट दी थी, और जिस बात पर उसको अपनी ही जमात की तरफ से खूब लताड़ा गया था। इस बात पर इतना लताड़ा गया था कि खुर्शीद शाह, जो कि पीपल पार्टी का बिलोंग करते हैं, सिंध से ताल्लुक़ है, वो कहते हैं कि कालाबाग डैम के खिलाफ उन्होंने खुलकर तकरीरें की और जितने उनसे हो सकता था कालाबाग की मुखालफत में उस पर बात की। बहरहाल यहाँ से एक बात समझ से पालातर है कि जुल्फ़िकार भुट्टो ने इस डैम को अप्रूव किया। बेनज़ीर भुट्टो ने 1986 में इस डैम के लिए फंड जारी किए, लेकिन वही पीपल पार्टी आज इस कालाबाग डैम की सबसे ज़्यादा मुखालफत क्यों बनी खड़ी है? यानी कि उनके बानी मेंबरान, यानी कि जुल्फ़िकार भुट्टो, बेनज़ीर भुट्टो इस डैम की हिमायत में थे, तो आज की पीपल पार्टी इस डैम की मुखालफत में क्यों है? ये क्वेश्चन बनता है यहाँ पर। तो मैं इस क्वेश्चन में के आंसर में सिंपल एक बात करूंगा, एक ही वजह है, सियासी स्कोरिंग। लोगों को बावर करवा दिया गया कि कालाबाग डैम आप पे नुकसान दे और हम ये नहीं बनने दे रहे, ये हमारा आपके ऊपर एहसान है। सिर्फ सियासी स्कोरिंग और वोट लेने का सस्ता और घटिया तरीका। बहरहाल मैं दरख्वास्त करूंगा, मैं रिक्वेस्ट करूंगा अपने सिंधी भाइयों से कि वो आगे बढ़े, बगैर तअस्सुब के, टेक्निकल पॉइंट ऑफ व्यू के लिहाज से सोचें, पढ़ें कालाबाग डैम के बारे में। क्या इससे वाकई ही सिंध की आवाम को नुकसान है या कुछ फ़ायदा हो सकता है? सैलाब आता है, लाखों एकड़ ज़मीन तबाह हो जाती है, मवेशी मारे जाते हैं, इंसानों की मौत होती है, ठीक ठाक मसाइल क्रिएट होते हैं उनके लिए, जबकि दूसरी तरफ
जहाँ उनकी वडेरों की ज़मीनें होती हैं वहाँ पर तो ऐसी कोई तबाही नहीं मचती। गरीब की ज़मीनें हैं वहाँ पर तबाही है, पानी खड़ा हुआ है और काफ़ी अरसे तक पानी खड़ा है जब तक वो खुद नीचे ना चला जाए। कोई हुकूमती इक़दामात देखने को उनको नहीं मिलते। लेकिन दूसरी तरफ देखें वडेरे हैं उनके, जहाँ पर उनकी शिगम मिलें हैं, यहाँ की ज़मीनें, उस तरफ पानी रुख ही नहीं करता। क्यों नहीं करता? ना सोचे इस बारे में। नुकसान तो आप लोगों को होता है। आप लोग इस बारे में पढ़े, आगे बढ़े, बगैर तअस्सुब के एक बार इस सूबाई तअस्सुब, सूबाई बुक से बाहर निकल के सोचे कि क्या इस कालाबाग डैम का हमें फ़ायदा हो सकता है कि नहीं हो सकता, क्योंकि ये नुकसान आपका ही होता है। पानी ज़िंदगी है, पंजाब की भी, KPK की भी, बलूचिस्तान की भी और सिंध की भी। अगर ये पानी इसी तरह समंदर बुर्द होता रहा तो आप खुद सोचें, क्या ये अच्छी बात है? इस बात पर हमें सिंधी भाइयों को, सिंधी बहन भाइयों को अब सोचना होगा कि जो कुछ हमारे साथ हो रहा है क्या यहाँ तक ही ठीक है, या हमें कुछ सोचना होगा, कालाबाग डैम के बारे में पढ़ना होगा, क्या हमें इससे फ़ायदे हैं या नुकसान हैं। साथ की तो जैसे कि मैं पहले कह चुका हूँ कि इस पे इशू थे नहीं, बनाए गए हैं सिर्फ सियासी स्कोरिंग के लिए। बहल सिंध की तरफ से जो एतराज़ किया जाता है वो यही किया जाता है कि इस तरह डैम में पानी स्टोर किया जाएगा और सिंध का पानी काफ़ी हद तक कम हो जाएगा। लेकिन अब ये देखिए, ये कोई ऐसा इशू नहीं है, ये कोई ऐसी बात नहीं है जो नाकाबिले हल हो। आप गारंटी के तौर पर इंटरनेशनल फोरम से कोई भी गारंटी के तौर पर आप इसको मुआहदा कर सकते हैं कि उसका जो पानी का हिस्सा है उसको सिंध को मिलेगा। इसमें कोई ऐसी नाकाबिले हल बात नहीं है। इसलिए मैंने पहले कहा कि रिक्वेस्ट करता हूँ कि सिंधी बहन भाइयों से आगे बढ़ें, एक बार अपने हालात पर रहम करते हुए खुद आगे बढ़े और सोचें क्या इस कालाबाग डैम को पढ़े कोई फ़ायदा है या नुकसान हैं। अगर कोई नुकसान है, कोई इशू है तो उस पर सोल्व कर सकते हैं। जैसे कि अल्ताफ़ हुसैन MKM के बानी भी इस डैम को बनाने पर मशरूत तौर पर राज़ी है कि उनकी भी यही शर्त है कि डैम बन जाए, कोई मसला नहीं, लेकिन सिंध का पानी कम नहीं होना चाहिए। तो ये ऐसा मसला है जो हल हो सकता है, इसमें कोई इतनी बड़ी ख़ास इशू की बात नहीं है। पहले अब चलते हैं आगे। तो KPK में कालाबाग डैम का इशू बनता है। तो जब ज़ियाउल हक के दौर में गवर्नर फजलुल हक और ज़ियाउल हक के आपस में सियासी चटकना शुरू होती है, तो सरहद के लोगों के आगे कालाबाग डैम का एक इशू बनाकर दिखा दिया जाता है और लोगों के अज़हान में, वहाँ के भाइयों के अज़हान में एक नफरत का बीज बोना शुरू कर दिया जाता है। कुछ ही अर्सा गुजरता है, ANP अवामी नेशनल पार्टी भी अपनी सियासी ज़ात की बहाली बचाव के लिए सरहद के लोगों में यही चूरन बेचती नजर आती है कि कालाबाग डैम यहाँ के लोगों के लिए नुकसानदेह है। अब वहाँ पर इशू क्या बनाया जाता है? देखिए जी, वहाँ का भी इशू ऐसा है जो काबिल हल नहीं है। क्या इशू बनाया जाता है? इससे इशू जो KPK की तरफ से आते हैं, दो तरह से इशू आता है। पहला इशू ये बनाया जाता है कि अब कालाबाग डैम जब बनाया जाएगा तो उसका काफ़ी रकबा KPK का होगा। तो उनका ये मुतालबा है कि उनको ये लगता है कि KPK का जो रकबा लिया जाएगा उसका मुआवजा नहीं दिया जाएगा। अब देखिए, ये एक ऐसी अजीब सी सोच है कि इंटरनेशनल लेवल पर अगर आप गारंटी ले लें और गारंटी तो मुआहदे के तौर पर बात है, तो कैसे पॉसिबल है कि आपको आपके रकबे का हिस्सा ना मिले। और फिर दूसरा इशू बता देता है कि जो शहर है डूब जाएगा, जबकि ऐसा कालाबाग डैम में कोई प्लान नहीं है। कालाबाग डैम उस इलाके के करीब भी नहीं है जहाँ जिस शहर के बारे में बात की जाती है। अब देखिए, KPK में 10 साल से PTI हुकूमत कर रही है। इस सैलाब के जो भी सैलाब आया 2022 में, इसी में इमरान खान का बयान हाईलाइट किया जा रहा है, जिसमें वो कह रहे हैं कि अगर जैसे यूसुफ रज़ा गिलानी ने कहा था कि अगर कालाबाग डैम होता तो इतना नुकसान KPK में ना होता। लेकिन मैं फिर वही बात कहूँगा, सिर्फ और सिर्फ सियासी रंगबाजियाँ और कुछ नहीं। इन्हीं की पार्टी के परवेज़ खटक साहब है जो कि कालाबाग डैम की मुखालफत में सबसे आगे है। यानी कि सिंध में खुर्शीद शाह और KPK में अगर कालाबाग डैम की मुखालफत क्यों, सिर्फ अपना वोट बैंक बचाने के लिए जो सबसे आगे नजर आते हैं वो परवेज़ खटक साहब हैं। 10 साल की हुकूमत सूबाई हो चुकी है KPK में, लेकिन हमें कालाबाग डैम के मामले पर किसी किस्म की संजीदगी नजर PTI की तरफ से नहीं आती। ना कोई ऐसी करारदाद असेंबली में लाई जाती है कि जो उसकी हमायत में हो, ना कोई ऐसा प्लान डेवलप किया जाता है कि जिससे लोगों के अज़हान में जो झूठ है, प्रोपोगंडे और नफरत कालाबाग डैम के खिलाफ बनाए गए हैं उनको कम करने की कोशिश की गई हो। इसलिए
खुलकर बात भी खान साहब नहीं करते। सिर्फ ये है कि अपना वोट बैंक में जाना है, इसलिए दबे दबे लफ्जों में बात करनी है। पंजाब में कालाबाग डैम की बात करेंगे, KPK में उसकी बात नहीं करेंगे, सिर्फ और सिर्फ सियासी स्कोरिंग और रनबाजी के लिए। मैंने ऊपर हाईलाइट किया शमसुल मुल्क जो साबका वज़ीर आला, उन्होंने बड़ी खुल के बात की कि कालाबाग डैम KPK की गरीबी को ख़त्म कर सकता है। तो मेरे KPK के बहन भाइयों से दरख्वास्त है, ये वक्त है, कब तक हम लोग इन्हीं की बातों में आकर अपना फ्यूचर तबाह करते रहेंगे। देखिए जी, हमारी कई लाख एकड़ जमीन बंजर पड़ी है और कालाबाग डैम में क्लेम किया जा रहा है कि वो आपकी आबाद हो सकती है, पानी वहां पर पहुंच सकता है। तो फिर एक बार क्यों ना हम बगैर तसब के सूबाई बुक्स के इन सियासी पार्टियों, इन इस्टेब्लिशमेंट की चालों से हटकर खुद पढ़े कालाबाग डैम के बारे में। और अगर हमें लगता है कि इससे हमारे सूबे को फायदा हो सकता है तो क्यों ना हम आगे बढ़कर लोगों के अजहान में इस नफरत को कम करने की कोशिश करें और कालाबाग डैम बनाने में अपना किरदार अदा करें। यह चीज हमारे लिए फायदेमंद है। बिलीव करें, इस मुल्क की हिस्ट्री में आप देख चुके हैं, अवाम के लिए कोई नहीं सोचता, सिर्फ अपने मुफादात को, बेशक इस्टेब्लिशमेंट हो, बेशक फौजी जर्नल्स हो, बेशक अदालतें हो, बेशक सियासतदान हो, जस्ट फॉर अपने लिए सोचते हैं। इनके नजदीक अवाम कीड़े मकोड़े हैं। तो आपसे रिक्वेस्ट है, अपने बारे में इन लोगों की बातों से हटकर सोचना शुरू करें और एक बार कालाबाग डैम के बारे में बगैर तसव्वुर के पढ़ें। 2014 में जनरल परवेज मुशर्रफ भी कालाबाग डैम के लिए कोशिश करता है। आपको जानते हैं जनरल परवेज मुशर्रफ कितनी पावर में था, लेकिन फिर भी इन्हीं सियासी रंगबाजियों और इस्टेब्लिशमेंट के चक्रों के आगे वो भी बेबस नजर आता है, हत्ता कि उसकी बनाई कमेटी कालाबाग डैम को बिल्कुल रिजेक्ट कर देती है। यह इस मुल्क का बहुत बड़ा अलमिया रहा है कि इस मुल्क के लिए जो फायदेमंद चीज हो और अगर वो सियासत के नजर चढ़ जाए तो फिर इशू बनाने जाता है, जैसे कालाबाग डैम के साथ हुआ कि मैं पहले शुरू वीडियो बता चुका हूँ। जुल्फ़िकार अली भुट्टो इस डैम की अप्रूव करता है, बेनज़ीर भुट्टो इसके लिए इमदाद जारी करती है और उसके बाद वही पीपल पार्टी आज कालाबाग डैम की सबसे बड़ी मुखालिफ है। ANP, JUIF, PTI, पीपल पार्टी, यानी कि हमारी तमाम ऐसी सियासी जमातें इस कालाबाग डैम की मुखालिफ हैं। उनके कोई ना कोई मेंबर, कोई ना कोई रुकन आपको ऐसे मिलेंगे जो कालाबाग डैम की मुखालफत में सबसे आपको आगे नजर आएंगे। क्यों? जस्ट फॉर वोट बैंक, सिर्फ वोट बैंक के लिए, क्योंकि इस चीज को वो वोट बैंक की शक्ल में कैश करवाकर लोगों के अजहान में नफरत डालकर ये बावर करवाया हुआ है कि कालाबाग डैम आपको नुकसानदेह है, हमारा आप पे एहसान है कि हम वो कालाबाग डैम नहीं बनने दे रहे, इसलिए हमें वोट दिया जाए, हम आपके मुहाफ़िज़ हैं। यकीन करें, सबसे घटिया और सबसे झूठी बात यही है। मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करता हूं, पाकिस्तानियों से, बेशक सिंध के हो, बेशक KPK के हो, बेशक जिस भी इलाके के हो, जस्ट एक बार अपने तसव्वुर को, अपने बुज़्द को साइड पर रखकर जस्ट अपने फायदे के लिए एक बार इसको टेक्निकल बुनियादों पर कालाबाग डैम के बारे में पढ़ना शुरू करें और फिर देखें कि इसके फायदे हैं या नुकसान। अच्छा, अगर नुकसान कुछ है भी सही तो वो नुकसान क्या नाकाबिले हल है या काबिले हल है? तो मुझे उम्मीद है कि आप लोग इस बात पे पहुंच जाएंगे कि कालाबाग डैम पाकिस्तान के लिए फायदेमंद है और इसको तामीर लाजमन होना चाहिए और जो कुछ के आपको एतराज़ात है उनको ख़त्म करने के कई तरीके हैं। बस आप लोगों को सिर्फ यही करना है कि इन लोगों की बातों को नहीं सुनना। बहरहाल पंजाब की बात है तो पंजाब में भी कालाबाग डैम बनाने के लिए कोई सीरियस काम नहीं किया जाता, सिर्फ एक सियासी नारे के तौर पर एक जमात, आप जानते हैं मुस्लिम लीग काफ़ी इस्तेमाल करती है, बस या नून लीग, सिर्फ सियासी नारा बनाकर, जबकि इसको जब वो खुद हुकूमतों में आते हैं तो इस पर कोई वर्क नहीं किया जाता, कोई प्रॉपर वर्क नहीं किया जाता, दूसरे सूबों को इस पर राज़ी करने के लिए कोई कोशिशें नहीं की जाती किसी जमात की तरफ से। मेरा वक्त है हमारा, हमें कोशिश करनी होगी। ये मेरा पैगाम है आप लोगों तक कि आपने सिर्फ एक बार इसके बारे में पढ़ना है, उसके बाद फैसला करना है कि कालाबाग डैम बनाने से हमारे मुल्क को क्या क्या फ़ायदा हो सकता है। अगर फ़ायदे आपको नज़र आ रहे हैं तो इसके बनाने की कोशिश, इसके बनाने में आप लोगों ने अपना किरदार अदा करना है। हमारा सिर्फ ये भी किरदार बन सकता है कि जस्ट हमारे जो इर्द गिर्द लोग हैं जो इसके ख़िलाफ़ है, हम उनको इसके फ़ायदे बताकर अपना हमदमा बनाने की कोशिश करें। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हम सबका हामी नासिर हो। अल्लाह ताला से दुआ है हमारा मुल्क तरक्की करे,
आमीन सुम्मा आमीन। लेकिन याद रखिएगा, दुआओं से काम नहीं चलता जब तक हम खुद आगे ना बढ़ें और इसकी तरक्की के लिए बुनियादी वर्क ना करें। अल्लाह हाफिज़।